क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ईएम वेव्स का टॉपिक ख़त्म कर लिया है, तो ईएम तक के हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है भाई ऑल इंडिया रेडियो जो है वो आपके पास में ब्रॉडकास्ट, ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। कहता है ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट कर रहा है 1368 किलो हर्ट्ज़ पे आपके पास। कैलकुलेट वेवलेंथ, इट सेज कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ EM wave transmitted by the transmitter, transmitted by the transmitter। बताइए। बड़ी शानी है। ओके, कह रहा है आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी कितनी है, म्यू इज़ गिवन एज 1368 किलो हर्ट्ज़ आपके पास, राइट। कहता है हमारे पास में कि हमें वेवलेंथ बतानी है, दैट इज़ लैम्डा हमें बतानी है। तो आप फॉर्मूला देखो कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, वी हैव लैम्डा इक्वल्स टू सी बाय न्यू। सी क्या होता है आपके पास में, स्पीड, या आपको यहाँ बताया था आपके पास वैक्यूम में क्या रहेगी, सेम रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट की इक्विवेलेंट रहेगी सबकी, 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर पर सेकेंड है आपके पास में, राइट। हम हर्ट्स हो, किलो हर्ट्स है तो किलो हर्ट्स हो क्योंकि हमारे पास मीटर पर सेकेंड में, तो इसको हम सेकेंड्स में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 1368 × 10⁻³ सेकेंड्स इनवर्स, ठीक है। किलो हर्ट्स को कन्वर्ट करना है, × 10⁻³ कर देना है आपके पास में। अब लैम्डा निकालो, सो लैम्डा क्या हो जाएगा, दिस विल बी स्पीड 3 × 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 1368 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स आपके पास में मीटर पर सेकेंड। सिंप्लीफाई कर दो, 3/1368 इंटू ये हो जाएगा 8 - 3 मीटर, मतलब 3/1368 × 10⁵ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। मैं अभी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कैलकुलेट वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स एंड wave number and frequency of yellow radiations having wavelength of 5800 यूनिट कन्वर्जन देखें तो दिस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। बताओ क्या करेंगे, वेव नंबर बताया था आपको, व्हाट इज़ वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, मतलब वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, v bar इक्वल्स टू 1/λ। लैम्डा गिवन है, सेंटीमीटर इनवर्स में बोला है इसलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा × 10⁻⁸ आपके पास में। ये हर बार दिया होगा नहीं, ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे खुद से कन्वर्जन इनके, अभी तो मैं आपको दे रही हूँ, आपको फिर याद करना है खुद से। तो ये हो जाएगा 10⁻⁸/5800 सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको कि आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे क्या है, आई एम नॉट डूइंग द फाइनल कैलकुलेशन, ये आप खुद करेंगे। और क्या निकालना है आपको, आपको क्या निकालना है, कहता है न्यू, फ्रीक्वेंसी बता दो, फ्रीक्वेंसी बता दो, बताओ। सी बाय लैम्डा क्या आ जाएगा, सी बाय लैम्डा आपके पास में, या हम इसको सी वी बार, सी इंटू वेव नंबर भी लिख सकते हैं, अभी हमने वी बार निकाला है,
ठीक है, दोनों फॉर्मूले एक ही है, कंफ्यूज नहीं होने का आपके पास में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, c कितना है 3 × 10⁻, 3 × 10⁻, अब मार खाएगी मेरे से। ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया आपको किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। तो बेटे इनको चेंज करो ऑलरेडी। क्या हो जाएगा आपके पास, आपको यूनिट का ध्यान रखना है। बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ जाता है, पर सबसे बड़ी वो प्रॉब्लम करते हैं कि आपको यूनिट नहीं देखते हैं कि हमें कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करना है। आपको यूनिट चेक करनी पड़ेगी, आपको कौन सी यूनिट। ध्यान क्या रखना है, यूनिट का आपके पास में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास में, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखना है आपके पास। तो यहाँ क्या आएगा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई वेव नंबर, मतलब ये 10⁸ × 58 अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आपके पास में जो है वो सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर इन्वर्स है, तो यूनिट क्या आ जाएगी, सेकेंड। आप आंसर फाइनल खुद से निकाल दो। नहीं, यूनिट का नहीं समझाया, सेंटीमीटर इन्वर्स कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा, सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी की होती क्या है, 1 टाइम पीरियड, सेकेंड ही तो होती है ना आपके पास में। तो ये यूनिट भी बहुत ज़रूरी है, तो सीधा हर्ट्स लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है अ पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव broadcast at a frequency of 1120 kilohertz, another broadcast at a frequency of 98.7 megahertz. What is the wavelength? What is the wavelength of radiation from each? हर एक से जो आपके पास में वेवलेंथ है वो क्या होगी, ये बतानी है वेव की। बताओ। पहले तो किलोहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज को चेंज कर लेंगे। ज़ोर से बोलो। किलोहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज को चेंज कर लेंगे हम लोग। किलोहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज को चेंज करेंगे, मतलब मैं ले लेती हूँ म्यू वन दिया हुआ है आपको 1120 किलोहर्ट्ज। किस में चेंज करना है, सेकंड्स में है ना, तो क्या हो जाएगा 1120 × 10⁻3। यस 10⁻3 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। मेगाहर्ट्ज की पावर 6 बेटा ऐड हो जाती है ना सीधे। तो जहाँ पे भी मेगा होता है वही होता है ना आपके पास में। किलो तो 3, मेगा तो 6 हो गए आपके पास में, फिर 9 हो जाएगा। 3 का ही तो गैप चलता रहता है आपके पास। ओके, तो म्यू2 आपके पास में क्या है 98.7 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज है ना, इसको चेंज करेंगे तो 98.7 × 10⁶ सेकेंड इनवर्स। फिर क्या करेंगे, फिर हमने बोला है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ईच। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ फॉर फ्रीक्वेंसी। अभी हमने 2 बार यूज़ कर लिया, सी वाला। तो और क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है c/न्यू। आपके पास में c/न्यू, तो हमें लैम्डा 1 निकालेंगे तो c तो दोनों केस में सेम ही रहेगा। मेरे मुंह पे वी रहता है, न्यू रहता ही नहीं। गलत बात है, मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा 1 निकाल रहे हैं, पहले वाली फ्रीक्वेंसी 1120 × 10⁻3 सेकेंड इनवर्स। आंसर आ जाएगा जो भी आपके पास मीटर में।
ऐसे ही लैम्डा 2 निकालेंगे तो 3 इंटू 10⁸ अपॉन 98.7 इंटू 10⁶ ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, आई एम लीविंग द कैलकुलेशन पार्ट फॉर यू। करनी है बेटे पर। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक a radio wave of frequency 6 into 10⁻³ second inverse to travel from Mars to Earth, a distance of 8 into 10⁷ kilometer. How long will it take for a radio wave of frequency 6 into 10⁻³ second inverse to travel a distance of this between Mars and Earth? बताइए क्या निकालना है? रेडियो वेव निकालना क्या है? रेडियो वेव हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितनी देर लगेगी? टाइम पीरियड, मतलब आपको टाइम निकालना है, टाइम पीरियड नहीं, टाइम पीरियड आता है आपके पास एक वेव का ऑसिलेट करने का, आपको निकालना है टाइम। टाइम का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्या डिस्टेंस गिवन है? कितना गिवन है? 8 इंटू 10⁷ किलोमीटर। क्या किलोमीटर को बदलने की ज़रूरत है? किस में? मीटर में। क्या आ जाएगा? मतलब 10 आ जाएगा। ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻10 मीटर आपके पास में, ठीक है। फिर वेलोसिटी गिवन है, कितनी गिवन है? 6 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्या? फ्रीक्वेंसी नहीं है। ओके 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 ओके, यस, थैंक यू मिस। हाँ, तो वेलोसिटी क्या होगी बताइए? फ्रीक्वेंसी से निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी? ऑल EM वेव्स ट्रैवल इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सारी EM वेव्स आपके पास में लाइट की वेव ट्रैवल करती है, बताई थी ना प्रॉपर्टी। फिर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रहेगा? तो टाइम क्या हो जाएगा? ये तो 8/3 आप करेंगे, इंटू में कर दे 10 - 8 = 2 सेकेंड। समझे? आप बताओ कौन सी चिड़िया के पर काट रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, बेसिक वाला कर रहे हैं। बस क्वेश्चन को देख के लगता है पता नहीं क्या नया हो गया, करना तो सेम वही है। नेक्स्ट देखो, कहता है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, what will be the frequency of photon of wavelength 2225 E traveling in vacuum। जल्दी का टाइम बताओ, जल्दी क्या चाहिए? इसमें जल्दी नहीं, कल के लिए टाइम बोल रहे हैं ना, जल्दी ले लो। तो जल्दी क्या करेंगे? व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, आपके पास कह रहा है फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या हो। वेवलेंथ दे दिया 2225 E, ट्रैवलिंग इन वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है आपके पास, बताओ। वैक्यूम में सी की वैल्यू वही रहेगी। यस, बताइए तो कि सी की वैल्यू वही रहेगी और ई के ऊपर आपने बताई थी 10 into 8 हो जाता है जब वो चेंज। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लैम्डा = सी वैल्यू
वेलोसिटी अपॉन अरे यार ये वाला चेंज नहीं होता। वेवलेंथ। चेंज क्या हो रहा है बेटा? क्या बताया? चलो फॉर्मूला बता। मैंने नहीं बताया। फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इक्वल्स टू C सी बाय न्यू। हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, न्यू इधर ले आए, चेंज हुआ है फॉर्मूला। बस आपने वर्ड में लिख दिया। एग्जैक्टली सेम चीज़ है आपके पास में, जो निकालना है उसको सामने लिख लिया ना हमने बस। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या है? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। भाई वेलोसिटी वैक्यूम में क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होल अपॉन वेवलेंथ। अब वेवलेंथ कितना है आपका? 225 × 10⁸ ये कितना है आपके पास? 225। ये आपके पास में 8 थोड़ी ना, क्या है? -10 होगा ना। 225 × 10⁻⁻10 मीटर में चेंज करेंगे ना, मीटर आपके पास। सिंप्लीफाई करो, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। समझे? ये आपके पास में EM वेव्स की क्वेश्चन आपके पास। अब आती मीटर कट जाएगा ना। हाँ, सेकंड में आंसर आ जाएगा ना। अब आती है हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। EM वेव क्लियर है? EM वेव के जितने हमने एमिशन स्पेक्ट्रास किए वो क्लियर है? हाँ, अब करेंगे हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अगर हम करें, पहले देखो आपके पास क्या थे कि 1900 में आपके पास में एक पर्सन थे जो कहते हैं मैक्स प्लैंक। इनका नाम था क्या? मैक्स प्लैंक। इन्होंने हमें ये थ्योरी दी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए। किसको? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसको जानने से पहले हमें जानना है कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन होते क्या हैं आपके पास में, बताइए। जब भी कोई ब्लैक बॉडी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेती है तो उसमें रेडिएशन निकलती है। दोबारा जब भी कोई ब्लैक कलर का सब्सटेंस या कोई ओके, तो प्लैंक्स ने क्या किया था? उन्होंने जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को इसके टर्म से बताया था। पहले समझो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या। अब इसके लिए समझो सबसे पहले आप ब्लैक बॉडी होती क्या है। व्हाट इज़ अ ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी क्या है आपके पास में? इट इज़ एन आइडियल ऑब्जेक्ट। इट इज़ एन आइडियल ऑब्जेक्ट that absorbs all the radiation। ये एब्जॉर्ब करेगा हर तरह के रेडिएशन को फॉलिंग ऑन इट एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट एनी रेडिएशन। नॉर्मली क्या आपके पास में अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में है जिस पे कि आपके पास रेडिएशन फॉल कर रहा है तो क्या होता है, कुछ रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ रेडिएशन उसने रिलीज़ कर दिया। पर जब हम बात कर रहे हैं किसकी? एक ब्लैक बॉडी की। तो जो ब्लैक बॉडी होता है ना आपके पास में, उस पर कोई एक रेडिएशन फॉल कर रहा है तो वो जितना भी आपके पास में उस रेडिएशन की एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। वो इसमें से एक भी एनर्जी को जो है वो रिलीज़ नहीं करेगा, एमिट नहीं करेगा आपके पास। समझ में आ रही है आपके पास? तब इसको कहते हैं हम एक ब्लैक बॉडी। जैसे कि आपकी कोई भी एक हॉलो कैविटी है आपके पास में, खाली स्पेस आपके पास है जहाँ से कोई भी रेडिएशन है तो वो वापस से उसको एमिट नहीं करेगा, वो उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। या कोई आपके पास में ब्लैक सरफेस है आपके पास, वो पूरे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो उसको रिलीज़ नहीं करेगा। ब्लैक बॉडी की बात समझ में आई आपके पास में? अब जब हम बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, दैट मीन्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जब हम बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, तो व्हाट इज़ दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन? ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? कहते हैं जब कोई भी आपके पास में ब्लैक बॉडी है, आप इसको जो है वो हीट कर रहे हैं, ठीक है? आप इसको क्या कर रहे हो? आप इसको हीट कर रहे हो। किसी भी ब्लैक बॉडी को आप हीट करते हैं आपके पास में, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करेगा आपके पास में। मतलब लाइट रेज आपके पास में प्रोड्यूस करेगा, जो कि आपके पास में इंफ्रारेड भी हो सकती हैं आपके पास में। ये रेज को जो है वो
प्रोड्यूस करेगा आपके पास। जो ये एमिटेड रेडिएशंस होते हैं इन्हीं को कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड, व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड, इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करता है। एंड दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड, या दीज एमिटेड रेडिएशंस आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। BBR लिख लो। तो इसको कहते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आपके पास जो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। अगर लो टेम्परेचर की बात करें, आप उसको हीट कर रहे हो एज अ लो टेम्परेचर, तो वो रेडिश कलर में ग्लो करेगा। वो क्या करेगा? रेडिश कलर में ग्लो करेगा। आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? पहले शुरुआत में येलो एंड देन उसके बाद में उसका कलर हो जाएगा वाइट। और उसके बाद में आप जैसे जैसे उसके और टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो इंटेंसिटी चेंज होती जाएगी आपके पास। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? और चेंज हो जाएगी आपके पास। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कि कोई हॉलो कैविटी है आपके पास में, कोई भी एक हॉलो कैविटी है आपके पास, कोई खाली स्पेस है, उसमें जब आपके पास कोई रेडिएशन आए आपके पास, ये हॉलो कैविटी है, यहाँ से कोई स्मॉल होल है, तो जितने भी रेडिएशन आपके पास एंटर कर रहे हैं वो इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो क्या आपके पास? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। समझ में आई बात? पक्का? अगर हम इसी का रेडिएशन के, मैंने कहा किस पे टेम्परेचर चेंज करोगे तो आपके पास में ये चेंज होता जाएगा। तो अगर आप टेम्परेचर के साथ इसका कर्व बनाना भी चाहें, एट लो टेम्परेचर क्या है आपके पास? उसका रेडिश ग्लो हो रहा है, ग्लो उसका बढ़ रहा है, देन एक टाइम के लिए फॉल करेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ा, देन फर्दर वो येलोइश वाइटिश ग्लो दे रहा है, फिर बढ़ रहा है, एंड देन वापस उसका फाइनली इंटेंसिटी आपके पास में ज़ीरो हो जा रही कि वो फुल बर्न हो गया, तो वो अपना ग्लो चेंज कर देगा। अच्छा, कांस्टेंट क्यों रहेगा? हाँ, हीट हो रहा है कंटिन्यूस, अलग अलग टेम्परेचर के लिए बता रहे हैं। T1 के लिए अलग। दिस इज़ इंटेंसिटी। मैंने कहा ना इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर अ ब्लैक बॉडी। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी आपके पास, जिस कारण से आपका कलर ऑफ वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा आपके पास में। दिस इज़ वेवलेंथ। अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए आपको इस तरह का दे रखा है तो क्या बाइक है, इसकी इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आपको एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ दे दिया, कहते हैं व्हाट कैन यू से अबाउट द टेम्परेचर? इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा। सो T3 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 मीन्स हायर द टेम्परेचर, हायर द इंटेंसिटी, हायर द इंटेंसिटी and shorter the wavelength. समझ में आई बात? जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी शॉर्ट आपके पास में वेवलेंथ रहेगी। मीन्स इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर व्हाट? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। समझ में आ गई बात? पक्का इतना क्लियर है? अब यही चीज़ पे आ जाओ हमारे पास में, जो हमारे एटॉमिक मॉडल में इन्होंने हमें दी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक ने क्या कहा? प्लैंक ने कहा आपके पास में कि जो हमारे पास थ्योरीज है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को तो जो नहीं बता पाती, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थ्योरी हमारे पास, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जो है वो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो प्लैंक ने अपनी एक थ्योरी दी। प्लैंक ने क्या कहा? प्लैंक ने कहा कि एनर्जी जो है वो आपके पास में वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगी। एनर्जी क्या है आपके पास? कहते हैं कभी भी कंटिन्यूस नहीं होती एनर्जी जो है वो। सबसे पहले इनकी थ्योरी के पॉइंट्स क्या है? सबसे पहली चीज़ इन्होंने कही, एनर्जी इज एमिटेड
और एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूसली। अगर एनर्जी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब हो रही है तो आपको टेम्परेचर वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगी, आपको टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिल रहा है, आपको बैंड देखने को मिल रहा है जो हमने एमिशन में किया था। क्यों मिल रहा है आपके पास? क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्प्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस आपके पास। एनर्जी एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है आपके पास में? वेरी कर रहा है आपके पास में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी एटम है आपके पास में, तो ये एटम आपके पास में ना ही कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करेगा, ना ही कंटिन्यूसली एनर्जी को जो है वो एब्जॉर्ब करेगा आपके पास में, बल्कि ये क्या करता है आपके पास? एनर्जी जो है वो एक्सचेंज करता है। ये करता है एनर्जी जो है वो एक्सचेंज करता है। और कैसे एक्सचेंज करता है आपके पास में? इन अमाउंट्स ऑफ स्मॉल पैकेट्स, इन अमाउंट्स ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। आप कैसे समझोगे? हमें पता है हर एक जो आपके पास में ऑर्बिटल है, हर एक की जो शेल है आपके पास, दिस इज एन एनर्जी शेल, ये हमें पता है। ये है कुछ तो बोला एनर्जी वोल्ट। हाँ, हर एक आपके पास में एनर्जी शेल है। जो हमारे पास बोर्ड ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास अपने अपने ऑर्बिटल्स में मूव कर रहे हैं, हर एक ऑर्बिटल की अपनी एनर्जी है। और इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है वो किस तरह की एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, वो किसी तरह की एनर्जी को रिलीज़ नहीं करता आपके पास। मान लो आपके पास में इधर एनर्जी E1 है, इधर एनर्जी आपके पास E2 है और इधर एनर्जी आपके पास E3 है। हर एक लेवल पे अपनी अलग अलग एनर्जी है। तो घूमते घूमते आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह की एनर्जी को रेडिएट नहीं करने वाला। मीन्स देयर इज़ अ स्मॉल एनर्जी गैप जो हमें दो ऑर्बिटल्स के बीच में देखने को मिलेगा। मैं इसको ले रही हूँ डेल्टा E। मैंने क्या ले लिया? डेल्टा E आपके पास। सो व्हाट इज़ डेल्टा E? डेल्टा E इज़ E2 माइनस E1। डेल्टा E इज़ E2 माइनस E1। अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये E2 E1 सेम होंगे? नहीं होंगे। क्या डिफरेंस होगा? अच्छा, तो देखो रदरफोर्ड ने तो जो कहा उसके हिसाब से ये था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास में, ये न्यूक्लियस है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पे आपके पास में कहता है इलेक्ट्रॉन जब ऐसे ऐसे घूम रहा है आपके पास में, दिस इलेक्ट्रॉन इज रेडिएटिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। जिससे वो रेडिएट करेगा तो एक टाइम पे आके वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें फॉल कर जाएगा। बोर्ड ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन के अपने जो है वो एनर्जी लेवल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और हर एक की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है आपके पास में। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो अगर फर्स्ट ऑर्बिटल n=1 में मूव कर रहा है उसके पास E1 एनर्जी है, n=2 में मूव कर रहा है उसके पास E2 एनर्जी है, n=3 में कर रहा है उसके पास E3 एनर्जी है आपके पास में। दैट मीन्स आपके पास बीच में जो है वो एक एनर्जी गैप है कि नहीं? आपके पास एनर्जी गैप है आपके पास में। तो अगर मुझे चाहिए कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो E1 से E2 में जंप करे, क्या चाहिए? कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो E1 से E2 में जंप करे आपके पास में। दैट मीन्स व्हाट? इट इज़ रेडिएटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज़ लूजिंग एनर्जी, तभी तो वो E2 में जाके जंप करेगा आपके पास में। और ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आपके पास में अगर E3 से E1 में आ रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है आपके पास में, है कि नहीं? गेन हो रही है या इसमें कुछ एब्जॉर्ब हो रही है आपके पास में। एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा E आपके पास में। किसके इक्वल है आपके पास में? डेल्टा E के आपके पास। दैट इज़ En+1 माइनस En आपके पास में। और ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास में ये एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है? ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है, आपको इसको यहाँ से यहाँ जाना है, ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास में एब्जॉर्ब कर रहा है, इसी एनर्जी को कहा हमने क्वांटा। क्या कहा हमने? क्वांटा आपके पास में। तो समझ? इन दोनों का जो डिफरेंस है उनके बोले डेल्टा, चेंज इन एनर्जी जो आपके पास है उसको हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। और जो एनर्जी आपके पास में एब्जॉर्ब हो रही है, क्यों है हम उसको क्वांटा कह रहे हैं? क्योंकि वो एनर्जी कंटिन्यूसली नहीं आ रही इसके पास में। डिस्क्रीट लेवल पे अपने अलग अलग लेवल्स हैं, तो बैंड्स आपके पास में डिसकंटिन्यूस है, मतलब कुछ एक स्मॉल सेक्शन है जो उसको चाहिए, और जैसे ही वो मिलेगा तो वो रेंगते हुए नहीं जाएगा, वो सीधा जंप करके चला जाएगा। ठीक है? जैसे समझो आपको अगर एक हाइट पे जाना है,
इधर आपके पास में एक स्लांट प्लैंक है, ठीक है। सेम हाइट पे आपको जाना है। सेम हाइट पे जाने के लिए आपके पास में स्टेयर्स है, ठीक है, स्टेयर्स है। अब जब आप यहाँ से चलोगे, सो दिस इज़ अ कंटिन्यूस बैंड। आप लगातार चलेंगे, किसी भी एक पॉइंट पे रुक सकते हैं, लाइक किसी भी एक पॉइंट पे आप थोड़ा सा चले, थक गए, यहाँ रुक गए, फिर में भी एक यहीं पे रुक गए, फिर हो सकता है थोड़ा और आगे गए, यहाँ आके रुके। ये कंटिन्यूस बैंड है आपके पास, दिस इज़ अ कंटिन्यूस मोशन कि आप कहीं पे भी रुक सकते हैं। पर जब आप यहाँ पे हैं, आपको यहाँ पे वॉक करना है। आप पहले इस पे जाएंगे, फिर इस पे चढ़े, फिर इस पे चले, फिर इस पे चले। सो आपकी मर्ज़ी नहीं है कि भाई मैं यहाँ से सीधा जंप करके ऊपर पहुँच जाऊँ। आपको क्या करना है, आपने पहले n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, तब जाके आप n = 5 पे पहुँचेंगे। सेम वे वापस जर्नी भी, रिटर्न जर्नी आपके पास इस तरीके से। दैट मीन्स ये कंटिन्यूस नहीं है, इसके पास आपके पास स्टॉपेज है। ये एक स्टॉपेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। आ रही है बात समझ में? तो इसमें जो आपके पास मिल रहे हैं ये हैं डिस्क्रीट लेवल्स, इन्हें कहते हैं डिस्क्रीट लेवल्स। ये क्या है आपके पास में? कंटिन्यूस आपके पास में। मर्जी है रुकना है रुको, नहीं रुकना मत रुको, कहीं भी रुक लो, यहाँ क्या मर्जी नहीं है। मतलब मुझे एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए इतना जो है वो हाइट को पार करना है। मुझे एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए सेम हाइट को पार करना है एवरी मोमेंट। पर यहाँ वो चीज़ नहीं। समझ में आई बात? तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना है, तो वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको जो है वो या तो गेन करनी है, या सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको लूज़ करनी है। और वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने कहा है क्वांटा। उसको मेजरिंग पार्ट में हमने कह दिया क्वांटा आपके पास। समझ में आ रही बात? ये नहीं कि भाई तू ज़्यादा थका हुआ है तो ले ग्लूकोज के 4 चम्मच पी ले, कम थका हुआ है तो 2 चम्मच पी ले। इट्स अ फिक्स पोर्शन आपके पास। वो एक ORS का सैचे दे दिया, इतना लेना ही लेना है तुम्हें, तो दैट इज़ क्वांटा। क्लियर? समझ में आई बात? क्वांटा क्या कह रही हूँ मैं? सो क्वांटा इज़ दिस एनर्जी पैकेट आपके पास। याद रहेगी बात? क्वांटा क्या है आपके पास में? क्वांटा ये एनर्जी पैकेट है आपके पास में। तो पहली चीज़ इन्होंने यही चीज़ कही। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा एनर्जी इज़ एमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूसली। एनर्जी क्या है आपके पास में? चाहे आप एमिशन की बात करो या आप एब्जॉर्प्शन की बात करो, ये डिसकंटिन्यूसली आपके पास में जो है वो एमिट हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब एटम आपके पास कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब नहीं करेगा आपके पास में, और अगर एब्जॉर्ब कर भी रहा है तो वो स्मॉल पैकेट्स में कर रहा है, जिसको कहते हैं हम क्वांटा। क्लियर इतना फंडा? दूसरी बात पे आते हैं। इन्होंने हमारी दूसरी बात क्या कही? दूसरी चीज़ इन्होंने कही, दिस क्वांटम ऑफ लाइट is called a photon। ये जो आपके पास क्वांटम ऑफ लाइट है, जो फिक्स स्मॉल पैकेट ऑफ लाइट आपके पास में, इसे कहते हैं हम फोटॉन। क्या कहते हैं? फोटॉन। कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए लाइट जो है वो हर एक क्वांटा में आपके पास में फोटॉन कहलाती है आपके पास में। एंड दिस फोटॉन इज, हाँ बाजी है नहीं, वो किया था ना। तो क्या कहा? इस क्वांटम ऑफ लाइट को क्या कहते हैं हम? फोटॉन। क्या कहते हैं हम? फोटॉन आपके पास में। और ये जो एनर्जी ऑफ क्वांटम है ये किस पे डिपेंड करेगी? ये एनर्जी ऑफ क्वांटम डिपेंड करती है आपके पास में फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करती है? थर्ड पॉइंट आपके पास कहता है फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी ऑफ फोटॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी आपके पास में। कहते हैं फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जिससे हम उसका फॉर्मूला बनाएंगे। एक बार और समझ लो आपके पास में हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि एटम के पास में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं आपके पास। एनर्जी लेवल्स को हमने नाम दिया था n = 1, 2 और 3। हमने कह दिया भाई 3 आपके पास एनर्जी लेवल ले लिया अभी हमने, n = 1, n = 2 और n = 3। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है आपके पास में जो थर्ड पे है, आपके पास में क्या है? थर्ड एनर्जी शेल पे आपके पास में। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है आपके पास में वो क्या करेगा? वो कुछ अमाउंट ऑफ फोटॉन एनर्जी जो है वो मूव करेगा आपके पास, रिलीज़ करेगा आपके पास, जिससे कि वो कहाँ पहुँच जाएगा?
वो 1 में पहुंच गया। पर वो डायरेक्टली नहीं पहुंचा, वो पहले यहाँ से यहाँ पहुंचा और फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने जो है वो रिलीज़ करी है, उसको हम जो है वो फोटॉन में मेजर करेंगे। इसको दिया E1 E2। पिछली वाली स्लाइड में तो उसमें आपने लिखा था कि जो क्वांटम जो लाइट होती है उसको फोटोन बोलते हैं। लाइट एनर्जी पैकेट जो आपके पास यहाँ पे, वो क्वांटा आपके पास में एनर्जी पैकेट की यूनिट है आपके पास। जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी बार लिया, कितनी कैलोरी एनर्जी मिल रही है आपके पास में, वो यूनिट है। ऐसे यहाँ पे रेडिएटेड पार्टिकल की जो एनर्जी है उसकी वो यूनिट जो है वो क्वांटा है आपके पास में। दैट स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज क्वांटा, लाइक अ कैप्सूल, उसको हमने बोल दिया क्वांटा आपके पास में। समझ में आ रही है बात? और उसको डिनोट किया है हमने फोटॉन पार्टिकल से। क्वांटा, क्वांटा क्या है आपके पास? सेकेंड दो, देख अब तुझे कंफ्यूजन है किसमें? क्वांटा और फोटोन। क्वांटा एंड फोटॉन। अब समझो इसको, ये क्वांटा और फोटॉन आपके पास में है क्या? देखो क्वांटा, यहाँ हम क्वांटम बोले, क्वांटा इज सिंगुलर फॉर्म, क्वांटम इज प्लूरल फॉर्म आपके पास। क्वांटा क्या है आपके पास में? ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल, दिस इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ एनर्जी आपके पास है फॉर अ मैटर। एनर्जी या फिर मैटर की आपके पास में स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है आपके पास में। वहीं पे अगर हम फोटॉन की बात करें तो फोटॉन क्या है आपके पास में? दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वांटम, स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वांटम आपके पास, या क्वांटा आपके पास, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वांटा है आपके पास में, जो कि आपके पास फंडामेंटल यूनिट है डिस्क्रीट या कंटिन्यूस। जब हम पैकेट्स ऑफ लाइट की बात करते हैं तब हम इसको यूज करते हैं। सो क्वांटा इज अ स्केल ऑफ मेजरमेंट, और उस स्केल ऑफ मेजरमेंट का एक पार्ट है आपके पास फोटॉन। आप समझी? पक्का? तो जो उन्होंने पहले इसको टर्म दिया आपके पास में, दैट इज अ, आपके पास में क्वांटा आपके पास में, दैट जो आपके पास दो डिस्क्रीट लेवल के बीच में एनर्जी आपके पास में, दैट इज क्वांटा। फिर जब हम उसको फंडामेंटली अलग अलग के लिए डिफाइन करने लगे तो दे सेड दिस इज फोटॉन। समझ में आई बात? तो फोटॉन इज अ पार्ट ऑफ क्वांटा। अब क्लियर है? याद रहेगी बात? चलो बहुत अच्छी बात है। तो सेकेंडली इन्होंने क्या कह दिया, जैसे देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई आपके पास में सेकेंड में था आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन को सेकेंड से थर्ड में जाना है, इलेक्ट्रॉन को सेकेंड से थर्ड में जाना है, तो थर्ड की E3 इज मोर देन एनर्जी आपके पास E2 से ज्यादा है। तो इसको क्या चाहिए? इसको कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर, इसको क्या चाहिए? कुछ एनर्जी इसको लेनी पड़ेगी आपके पास में। सो दिस एब्जॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज फोटॉन पार्टिकल जो इसने एब्जॉर्ब किया, जिससे कि इसकी एनर्जी E3 के बराबर हो गई और ये पहुंच गया यहाँ पे। समझ में आई ये बात? ये पहुंच गया आपके पास में यहाँ पे। ये इसकी कहलाती है ग्राउंड स्टेट। क्या कहलाएगी? ग्राउंड स्टेट, जहां पे वो एनर्जी अपनी जो नॉर्मल एनर्जी थी उसमें था, जो उसकी अपनी खुद की फंडामेंटल एनर्जी थी, और ये कहलाएगी उसकी एक्साइटेड स्टेट। समझ में आई बात? दिस इज ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट। अब ये हुआ आपके पास में कि आप जो है वो लोअर से हायर में गए। दैट डजंट मीन्स कि आपके पास में आप हायर से लोअर में नहीं आ सकते। भाई E3 से किसी ने E1 पे आना था, अब वो क्या करेगा? वो एनर्जी को लूज करेगा, वो क्या करेगा? एनर्जी को लूज करेगा। सो दिस एमिट्स आपके पास में फोटॉन टू गो डाउन टू द एनर्जी लेवल आपके पास। समझ में आ रही है बात? तो इसके लिए ये हो गई ग्राउंड स्टेट और ये हो गई एक्साइटेड स्टेट। इसीलिए E3 से E1 था। हाँ, समझ में आ गई बात? E2 पे क्या आएगा पहले? पहले E2 पे फिर E1 पे, मतलब वो कंटिन्यूअसली लूज किया ना उसने।
ठीक है, वो कंटिन्यूअसली लूज किया आपके पास में। अब क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, तो आपके पास में, हमारे पास यहाँ से एक आपके पास आ गया कि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लेके आए यहाँ पे आपके पास में कांस्टेंट, जिसे कहते हैं एच, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है आपके पास में, ये प्लैंक्स कांस्टेंट आपके पास। सो ई इक्वल्स टू योर एच न्यू आपके पास, जहाँ पे ई क्या है आपके पास, एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। ये क्या है, एनर्जी ऑफ वन क्वांटम, इसको हम जूल में मेजर करते हैं, यूनिट का ध्यान रखना है। एच क्या है, किसने दिया, मैक्स प्लैंक ने दिया, उनके कांस्टेंट को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो भाई इसकी वैल्यू होती है अपने 6.626 इंटू 10⁻34 जूल। ठीक है, ये इसकी एनर्जी होती है। न्यू क्या है आपके पास में, this is frequency of radiation, this is frequency of radiation आपके पास। तीनों चीज समझ में आ गई। पहली चीज क्या कही, पहली चीज कही कि भाई आपके पास में ये कंटिन्यूअस नहीं होती है, ये आपके पास में क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। आपके पास कहाँ चला गया, या पहली चीज कही कि एनर्जी जो है वो एमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ये डिसकंटिन्यूअस होती है आपके पास में, ये कंटिन्यूअस नहीं होती है। सेकेंड कहा इन्होंने, क्वांटम ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। जो हमारे पास में स्मॉल एनर्जी डिफरेंस आपके पास आ रहा है उसे कहते हैं फोटोन। एंड दिस फोटोन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। फोर्थ इन्होंने क्या कहा आपके पास में, फोर्थ कहते हैं एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी इज एब्जॉर्ब और एमिटेड। ये जो एनर्जी आपके पास ये एब्जॉर्ब या एमिट की जा रही है, कैसे, इन होल नंबर मल्टीपल्स। कैसे एब्जॉर्ब की जा रही है, होल नंबर मल्टीपल्स। जैसे एक ऑर्बिटल पे गया, 1 से 2 पे गया तो एक पे एक फोटोन, 3 पे गया तो 2 फोटोन, 4 पे गया 3 फोटोन आपके पास में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू एन एच न्यू। क्या लिख सकते हैं आपके पास में, ई इक्वल्स टू एन एच न्यू, जहाँ पे एन आपके पास में क्या बता रहा है, कितने नंबर ऑफ फोटोन आपके पास में एब्जॉर्ब करे। मतलब आप क्या कह सकते हो कि या तो एच न्यू करेगा एब्जॉर्ब, या 2h न्यू करेगा, 3h न्यू करेगा। मतलब ये नहीं कहोगे आपके पास की 0.5 किया उसने एच न्यू, या उसने 1/2h न्यू एब्जॉर्ब किया, नहीं। एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब होगी, होल नंबर में आपके पास में एब्जॉर्ब होगी। समझ में आ रही है बात, सीधे सी बात समझने की, जो आपको स्टेयरकेस वाला बताया कि आप किस पे खड़े हो सकते हैं, या तो आप 3rd स्टेयरकेस पे खड़े, या आप 2 पे खड़े, या आप 1 पे खड़े। ऐसा तो नहीं हो सकता ना 1.5 पे खड़े हो गए या आप 2.5 पे खड़े हो गए, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। आप जो है वो होल पार्ट पे आपके पास में खड़े होंगे। तो सेम चीज है, कहता है एनर्जी जो है वो आपके पास में क्या है, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है होल नंबर्स। याद रहेगी बात। तो आपका यहाँ से क्या फॉर्मूला देखा हमने, यहाँ से हमने फॉर्मूला देखा, यहाँ से हमने क्या फॉर्मूला देखा, एक फॉर्मूला आया आपके पास में कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या है, एच न्यू। एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या है, एच न्यू। न्यू को क्या लिख सकते हैं हम, सी अपॉन लैम्डा। दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, एच इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा आपके पास में। याद रहेगी बात। तो अब जरा हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को लिस्ट करते हैं पूरा। मैंने आपको एक एक पार्ट बता दिया, क्वांटम साहब ने क्या कहा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो व्हाट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये कहते हैं द रेडिएंट एनर्जी emitted or absorbed by a body not continuously। कहता है कोई भी पार्टिकल है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर रहा है या तो रेडिएट तो कर रहा है,
पर कॉन्टिन्यूसली नहीं कर रहा। कैसे कर रहा है? डिसकंटिन्यूस। कैसे कर रहा है? डिसकंटिन्यूसली। एंड कैसे? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट, मतलब जो सारे 4 पॉइंट बताए उन्हीं को कंबाइन करेंगे। डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी and these packets are called quantum. These packets are called quantum. सिंगल की बात है तो हम बोलते हैं क्वांटा, पर ये हम these packets बोल रहे हैं तो इन्हें क्या कहेंगे? क्वांटम। आपके पास में क्या कहेंगे? और जब हम बात कर रहे हैं इनकी लाइट के लिए, मतलब हम कह रहे हैं कि एनर्जी पैकेट्स किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ लाइट। आपके पास में लाइट के फॉर्म में आपके पास में है ये एनर्जी पैकेट्स, तब उन्हें कहेंगे हम फोटोन। याद रहेगा कि फोटोन क्या है? फोटोन एक टाइप ऑफ क्वांटम है आपके पास में। जब ये एनर्जी पैकेट लाइट के फॉर्म में है तो उसे कहते हैं हम फोटोन। आपके पास में क्या कहते हैं? फोटोन। बात हो स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट की, दैट इज क्वांटम। क्या कहेंगे? क्वांटम आपके पास। साथ ही हमने क्या देखा? एनर्जी ऑफ ईच पैकेट इज directly proportional, हाँ, proportional to the frequency of radiation, आपके पास में। मतलब क्या बेटा? बात वही है, क्वांटा इज अ फॉर्म ऑफ लाइट इक्वल्स टू फोटोन। मैंने आपको दोनों अलग अलग समझाया। क्वांटा क्या है? स्मॉलेस्ट। हाँ, जैसे आपको बोलते हैं कि एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर। तो ऐसे ही फोटोन क्या है? फोटोन आपके पास में जब लाइट एनर्जी पैकेट्स हैं तो उसे कहते हैं फोटोन। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस से करते आ रहे हो ना, फोटो का मतलब क्या है? लाइट। तो बस वहीं से आया है आपके पास में। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? E इक्वल्स टू एच न्यू, जिसमें कि हम ऑलरेडी फॉर्मूला जो कर चुके हैं, क्या? न्यू इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा। तो हम इसको लिख सकते हैं HC अपॉन लैम्डा। समझ में आ गई बात? H की वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻⁻37 अगर किलो जूल है तो। अब मैं सारे लिख रही हूँ, याद रखना। अगर आप इसको जूल में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 कम हो जाएंगे, 34 जूल पर सेकेंड। एक और यूनिट होती है अर्थ। 1 अर्थ इक्वल्स टू 10⁻⁻7 जूल आपके पास। तो अगर अर्थ में है ये तो ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्थ सेकेंड। समझ में आई बात? चलो एक क्वेश्चन देखो। अच्छा, क्वेश्चन से पहले अगर टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय बॉडी, क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू NH न्यू। अच्छा, अगर हम इसको वेव नंबर के फॉर्म में लिखें तो हमें पता है E इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा इज वेव नंबर। तो एक और आ गया HC। समझ गए ना? चलिए अब एक फॉर्मूला समझो तो बाकी तो अपने आप बना सकते हो। So calculate the energy of photon. Calculate the energy of photon of sodium light of wavelength 5.862 into 10⁻⁻16 मीटर। कहता है इन जूल्स। जूल्स में बताओ
बस मुझे ये बताओ करेंगे क्या, करना बाद में, जल्दी बताओ। E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा लिख जाएगा फिर। E इक्वल्स टू आपके पास क्या है, एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। एच की वैल्यू हमें पता है और सी की वैल्यू भी पता है, उसमें वेवलेंथ वैल्यू दे रखी है और मिडल वैल्यू निकालनी है। सारी वैल्यू से पुट करनी है। एच की वैल्यू क्या है, 6.626 जूल में 10⁻⁻34 इनटू आप करने स्पीड 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड अपॉन आपके पास में वेवलेंथ कितना है 5.8। चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, इतना ही रहने देंगे। मीटर में है ना, मीटर में है ना, सेम रहने देंगे। अच्छा आपने एन क्या लेना है, एन यहाँ पे हो जाएगा 1। एन क्या हो जाएगा आपके पास में 1, आपके पास में मेंशन नहीं है ना आपके पास में यहाँ पे, तो उसको हम यूनिटरी ले लेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या बना, एक और क्वेश्चन देखो, कहता है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 E। बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा जल्दी। फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी तो उसके इक्वल होती है ना, ये कहाँ पढ़ा मैम, मतलब बहुत सारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ फोटोन आपके बाद बोल रहा है, तो दो चीजें निकालनी है, पहली फ्रीक्वेंसी और दूसरी एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सी अपॉन लैम्डा। सीधे से फॉर्मूले सोचो ना, क्या है सी, क्या है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा 4000 ई दे रखा है। क्या कर दो 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, सिंप्लीफाई कर दो। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है एच न्यू, न्यू आ जाएगा। एग्जैक्टली न्यू यहाँ से आ जाएगा आपके पास, एच की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दीजिए, आपके पास आ गया। चलो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन दूंगी, पहले इसको इतना पढ़ के आइए।